बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है फॉर्मोलॉजिक लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 28 और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशनल लॉजिक एंड और इसमें हमने पढ़ना है सैम्बल्स एंड ट्रांसलेशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ था और अब आपने इस पार्ट को देखने से पहले इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे, फिर आप इस टॉपिक पे मूव करेंगे इस लेक्चर पे। ठीक है जी। अब अपने लेक्चर पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे एक ये निगेशन और एक डॉट ऑपरेटर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेज ऑपरेटर को। ठीक है जी। अब देखें जी, वेज ऑपरेटर हमारे पास क्या है। द वेज सिंबल इज यूज्ड टू ट्रांसलेट और अनलेस, और इसका सैम्बल हमारे पास क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख भी ली थी। ये देखें, ये हमारे पास वेज का सैम्बल है। इसको लॉजिकल नेम इसका डिसजंक्शन है और इसे और अनलेस के लिए ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ओके जी। अब मूव करते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। देखें जी, अली एक्सपेंड्स ऑपरेशंस और गुलनाज डज। अब देखें, ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें से कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लेंगे। अब इसमें से हमने अली का ए ले लिया और गुलनाज का हमने जी ले लिया और यहाँ पे और है तो बीच में हमने और का ऑपरेटर यूज कर लिया। ठीक है, और देखें, इथर अली और गुलनाज एक्सपेंड्स ऑपरेशन। अगर जहाँ पे जिधर भी स्टेटमेंट्स में ना जो पेपर होता है ना, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि स्टेटमेंट्स दिए जैसे उन्हें ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होता है। तो इस वजह से यूज हो रहा है कि अगर स्टेटमेंट में ऐसे कहीं पे भी वर्ड्स आए, तो यहाँ पे और आया तो हमने ये यूज कर लिया इथर, या फिर और आए तो फिर भी हम और यूज करेंगे ये वेज ऑपरेटर। अली एक्सपेंड्स ऑपरेशंस अनलेस गुलनाज डज। ये अनलेस का भी जहाँ पे यूज आएगा वहाँ पे और ऑपरेटर। अनलेस अली एक्सपेंड्स ऑपरेशन और गुलनाज डज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंडरस्टूड सी बात होगी, इसे हमने वेज में यूज करना है। ठीक है, और का मतलब हो गया वेज। ये जो वेज सैम्बल होता है किसको ट्रांसलेट करता है, और ऑपरेटर को। ठीक है जी। अब हमने मेन ऑपरेटर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। देखें, द स्टेटमेंट्स आर ऑल डिसजंक्शन, द मेन ऑपरेटर इज अ वेज। आप देखें, ये निगेशन डी पे अप्लाई हो रहा है, निगेशन सी पे। अब दोनों स्टेटमेंट्स को ज़्यादा किसका कंट्रोल है पूरी स्टेटमेंट में, वेज का, वेज सैम्बल का, क्योंकि उसकी वजह से सी की भी वैल्यू चेंज होगी और डी की भी। ठीक है, और अब देखें इस पे, ये इसके ऊपर डॉट यूज हो रहा है और डॉट इस पे यूज हो रहा है, तो ज़्यादा कंट्रोल किसका आ रहा है, वेज का। इसमें भी वेज ऑपरेटर है और इसी तरह यहाँ पे भी वेज ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट ए डॉट टी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डॉट ऑपरेटर पढ़ा था, वो कह रहे हैं इस लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टी डॉट ए, कि जब भी हम ए डॉट टी की वैल्यू निकालेंगे ना, वो इक्विवेलेंट होगी टी डॉट ए के। मतलब जो इस स्टेटमेंट का मतलब होगा ए डॉट टी का, वही मतलब होगा टी डॉट ए का। और ए वेज जी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू जी वेज ए, कि हम जो बात ए डॉट जी में कर रहे हैं ना, वही बात हम जी डॉट ए में करेंगे। ये हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, कि अगर हम इसकी ए को टी की जगह कर दें, टी को ए की जगह कर दें, तो बात हमारे पास वही रहेगी, बस हमारी जगह चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस नेसेसरली हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसकी ट्रुथ वैल्यूज भी निकालेंगे। तो वो ये बता रहे हैं कि जो लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं ना प्रपोजिशंस, उनकी जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो सेम होगी। इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसी तरह इसकी भी ट्रुथ वैल्यू और इसकी ट्रुथ वैल्यू दोनों सेम होंगी। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होर्स शो ऑपरेटर। वेज हमने कर लिया ऑपरेटर, अब आ गया हमारे पास होर्स शो ऑपरेटर। होर्स शो का मतलब ये है, इस ऑपरेटर से यूज करते हैं। इसका लॉजिकल नेम है इम्प्लीकेशन और ये इफ और देन को ट्रांसलेट करता है और ओनली इफ को ट्रांसलेट करता है। ठीक है जी, ओके जी। आप पढ़ें, horse show symbol. Horse show symbol is used to translate if then, only
and similar expression that indicate a conditional statement। और जो हमें बेसिकली क्या बताते हैं, कोई ना कोई कंडीशन बताता है कि अगर इफ होगा फिर देन। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जहाँ पे हमें कोई ना कोई कंडीशन नजर आ रही हो ना, उसकी जगह हम और शो ऑपरेटर लगाएंगे। द एक्सप्रेशंस, अब इसमें हमारे पास एक तो ये वर्ड्स है और एक ये वर्ड्स है। The expressions in case, provided that, given that, on the condition that are usually translated in the same way as if। कि अगर हम if की जगह ये वाले वर्ड्स भी यूज कर लें तो वो हमें if का ही मीन देंगे, if को ही हम ट्रांसलेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और समझ आ जाए। अब इसका सबसे पहले तो आप रूल देखें ना। ओके, अब इसका हम एक एग्जांपल देखने से पहले एक हम इसका रूल देख लेते हैं। if is always the antecedent and the statement follows only if is always consequent। ओके जी, if is always antecedent, हम देखें ये हमारे पास है कि जो इफ वाली स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास एंटीसीडेंट होगी और जो हमारे पास ओनली इफ होगा वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होगा। अब देखें ओनली इफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज को, और इसका मतलब इफ किसके साथ है, सी के साथ। और जो हमारे पास सी होगा ना, जो इफ के साथ होगी एंटीसीडेंट, वो हमेशा पहले आएगा और जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होगा वो हमेशा बाद में आएगा। अब देखें, ये देखेंगे इफ है ना, इफ एंटीसीडेंट है तो एंटीसीडेंट फर्स्ट पे आएगा और ओनली इफ के बाद कॉन्सिक्वेंट है और कॉन्सिक्वेंट इम्प्लीकेशन साइन के बाद आएगा। अब यहाँ पे देखिए सी इफ एज, कि अगर एज होगा फिर सी होगा, तो इसका मतलब इफ वाला ये एंटीसीडेंट है और एज हमारे पास फर्स्ट पे आएगा और फिर हमारे पास आएगा सी। ठीक है, अब एक नोट देख लें, द फंक्शन ऑफ ओनली इफ इन अ सेंस जस्ट द रिवर्स ऑफ इफ। ये जो ओनली इफ है ये बिल्कुल ऑपोजिट है इफ के। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और समझ आ जाए। इफ टुडे इज वेडनेसडे देन यस्टरडे वाज ट्यूसडे। अब देखेंगे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है एंटीसीडेंट और ये हमारे पास है ट्यूसडे, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉन्सिक्वेंट। अब टुडे में से हमने टी ले लिया और यस्टर देन वाले के बाद हमने वाई ले लिया। अभी हमारे पास एंटीसीडेंट टुडे वाला है तो इसे हमने फर्स्ट पे लिखा और वाई को हमने बाद में लिखा। यस्टरडे वाज ट्यूसडे इफ टुडे इज वेडनेसडे। अब ये सेकंड एग्जांपल को देखें ना, ये इफ के बाद जो पार्ट होता है वो एंटीसीडेंट होता है और वो फर्स्ट पे आता है। अब इसमें से टुडे टी फर्स्ट में आएगा और यस्टरडे का वाई बाद में आएगा। अब इसी तरह ओनली इफ, अब देखें ओनली इफ किसका ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है इफ का। ठीक है, टुडे इज वेडनेसडे ओनली इफ यस्टरडे वाज ट्यूसडे, ये इफ के बिल्कुल ऑपोजिट है, रिवर्स है। तो इसका मतलब इफ वाला पार्ट हमारे पास ये है और यहाँ से टुडे टी फर्स्ट पे आएगा और फिर वाई आएगा। टुडे इज वेडनेसडे प्रोवाइडेड दैट यस्टरडे वाज ट्यूसडे, ये हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोवाइडेड दैट ये किसको डिफाइन कर रहा होता है, इफ को। ठीक है, और इफ हमारे पास एंटीसीडेंट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट में आएगा, ये वाई आ गया और फिर हमारे पास टुडे में से टी आएगा। इसी तरह टुडे इज वेडनेसडे ऑन कंडीशन दैट यस्टरडे वाज ट्यूसडे। ठीक है, और ऑन कंडीशन भी हमने पढ़ा किसको ट्रांसलेट करता है, इफ को, और इस वजह से यहाँ पे भी वाई फर्स्ट पे आएगा और फिर इम्प्लीकेशन लगा के टी, वाई इम्प्लीकेशन टी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें से भी मेन ऑपरेटर देख लेते हैं। मेन ऑपरेटर अभी तक काफ़ी मरतबा डिस्कस हो गया, उम्मीद है कि वो तब क्लियर हो गया होगा। अब ये एग्जांपल्स में देखें, ये हमारे पास मेन ऑपरेटर है, इसमें भी मेन ऑपरेटर इम्प्लीकेशन और इसमें भी मेन ऑपरेटर इम्प्लीकेशन है। ओके, horseshoe symbol. The horseshoe symbol is used to translate sufficient conditions and necessary conditions. Okay. Indicate proper range of operators. A dot B, एक हमारे पास एक स्टेटमेंट है। द रेंज ऑफ ऑपरेटर इज एम्बिग्यूअस, हमें नहीं पता कि हमने पहले B डॉट C का इसको सॉल्व करना है या फिर A डॉट B को सॉल्व करना है।
इस वजह से हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, एम्बिगियस है। व्हेन पैरेंथेसिस आर इंट्रोड्यूस्ड दिस स्टेटमेंट बिकम्स इथर। और अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दें यहाँ, तो फिर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे, और या तो फिर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे। दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तब हमें कैसे पता चले कि हम इस स्टेटमेंट में कहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएं, इन दो पे लगाएं या फिर इन दो पे लगाएं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ क्लूज है, अब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मतलब यहाँ पे हमारे पास जिसको हमने माइंड में रखना है उसको देख लें। Some clues must be found in the English statement that indicates the correct placement of parentheses in the statement. Some clues are usually given by commas. अब हमारे पास स्टेटमेंट में जोन जोन से क्लूज होंगे उसकी बेस पे हमने फिर हमें पता चलेगा हमने ब्रैकेट्स कहाँ, पैरेंथेसिस कहाँ पे लगानी है। ठीक है, और वो हमारे पास क्लूज कौन से होंगे कि कॉमस आ सकता है, सेमी कॉलन आ सकता है, इथर का वर्ड आएगा स्टेटमेंट में, या फिर बोथ आ सकता है। बाय द यूज ऑफ सिंगल प्रेडिकेट इन द कंजक्शन विद टू और मोर सब्जेक्ट्स, कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हों वो टू हों और उसका जो प्रेडिकेट हो वो वन हो, मतलब दो बातें एक ही चीज बयान की जा रही हो दो लोगों के बारे में। ये हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, फिर और समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखें। Prozac relieves depression and Allegra combats allergy और Zocor lowers cholesterol। अब देखिए यहाँ पे कौन सी हमारे पास क्लू यूज हुआ है, एंड का, तो इसका मतलब इसके और इसके दरम्यान पी, यहाँ से प्रोजैक का हमने पी ले लिया, एलिजीरिया में से हमने ए ले लिया और इसमें से हमने जी ले लिया। ये हो गया पी डॉट ए और ये और को डिफाइन कर रहा है और यहाँ पे आ गया और ऑपरेटर। ठीक है, अब ये देखिए प्रोजैक रिलीव्स डिप्रेशन एंड एलिजीरा कम्बैट्स एलर्जीज और जुकार लोअर्स कोलेस्ट्रोल। अब देखें ये कॉमा लगा के स्टेटमेंट को अलग कर दिया। अब इसका मतलब ये बात हो रही है इन दो के बारे में। ठीक है, अब इसमें ये कॉमा से अलग हो गई तो इसका मतलब ये एंड, इन दोनों का एंड और साथ इसकी बात हो रही है कॉमा के साथ, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, इथर प्रोजैक रिलीव्स डिप्रेशन एंड एलिजीरा कम्बैट्स एलर्जीज और जुकार लोअर्स कोलेस्ट्रोल। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे इथर का वर्ड यूज हुआ है तो इथर भी हमारे पास क्लू में शामिल था, इस वजह से इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगेगी। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं। प्रोजैक रिलीव्स डिप्रेशन एंड इथर एलिजीरा कम्बाट्स। अब देखें यहाँ पे पहले इथर यहाँ पे यूज हो रहा था और ब्रैकेट फर्स्ट पे लगी थी, यहाँ पर इथर यहाँ पे यूज हो रहा था, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगेगी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा, नेक्स्ट भी आपको समझ आ जाएंगे। एक और कर लेते हैं, चलें। इफ मैक्स चेंजेस इट्स लोगो देन इफ मैफिजर increases sales and Lily will reorganize। देखिए if it's then sales, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन के अंदर कंडीशन है। ठीक है, अब इफ पैफिजर देन दिस, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर लगेगी और फिर होल का मतलब देखें एम पी इम्प्लीकेशन एम। देखें यहाँ पे इफ है ना, तो इफ हमारे पास पी है तो इफ हमारे पास एंटीसीडेंट है ये फर्स्ट में आएगा और फिर हमारे पास देन के बाद आएगा कॉन्सिक्वेंट एल। ओके, और फिर इसी तरह हमने मैक में से ले लिया एम, इसमें भी हमारे पास इफ और देन की कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पे भी लगेगा इम्प्लीकेशन का साइन। ओके, अब ये जो हमने सफिशिएंट कंडीशन और ये नेसेसरी कंडीशन पढ़ा था, अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इवेंट ए इज सेड टू बी, sufficient condition क्या है, event A is said to be a sufficient condition whenever more than two letters appear in translated statement, parentheses, brackets or braces। ओके, इसकी एग्जांपल देखिए फिर समझ आएगी। हैविंग फ्लू इज अ सफिशिएंट कंडीशन, इसे आप नेम दे दें ए का और इसे आप नेम दे दें फॉर फीलिंग वेल, इसे आप नेम दे दें बी का। तो कह रहे हैं कि जो इवेंट ए है ना, इज सेड टू बी सफिशिएंट कंडीशन फॉर फीलिंग मेजरेबल, कि अगर हमें फ्लू है तो ये बात सफिशिएंट है कि हम मेजरेबल फील करें,
मतलब इवेंट ए ही हमारे पास इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। और अब इसको हम देख लेते हैं नेसेसरी कंडीशन। Event A is said to be necessary condition for event B whenever B cannot occur without the occurrence of A। ठीक है, हम B तब तक अकर नहीं होता, ये कह रहे हैं कि जो A है ना ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब A को होना ही चाहिए इवेंट B के लिए। इवेंट B तब तक अकर नहीं हो सकता जब तक A अकर नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए, हैविंग, इसे भी नेम दे दें A का और इसे नेम दे दें B का। Having air to breathe is a necessary condition for survival। सर्वाइवल करने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है। अगर हमने सर्वाइवल करना है तो हमारे पास हवा होनी ही चाहिए, ठीक है। बी तब तक अकर नहीं हो सकता जब तक हम ए अगर नहीं कर सकते, हम तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक हमारा हवा नहीं होगी हमारे पास सांस लेने के लिए, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए हमारे पास हवा का होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पास होगी नेसेसरी कंडीशंस। ओके जी, टू ट्रांसलेट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है? प्लेस स्टेटमेंट्स दैट नेम्स द सफिशिएंट कंडीशन इन द एंटीसीडेंट ऑफ द कंडीशन। कि मतलब जो सफिशिएंट कंडीशन होगी उसे हम एंटीसीडेंट की जगह प्लेस कर देंगे। द स्टेटमेंट दैट नेम्स द नेसेसरी कंडीशन इन द कॉन्सिक्वेंट, और नेसेसरी कंडीशंस को हम कॉन्सिक्वेंट में रखेंगे और सफिशिएंट कंडीशंस को हम एंटीसीडेंट में रखेंगे। ओके, अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देख लें। ट्रिक हमारे पास क्या है? द निमोनिक डिवाइस सन, क्या मतलब हम इस सन को मे बी कन्वेंटली यूज टू गिव दिस रूल इन माइंड, कि हम इस रूल को माइंड में रखने के लिए, इस चीज को माइंड में रखने के लिए एक निमोनिक्स जिसका नेम है सन, उसे अपने माइंड में रख सकते हैं। किस तरह? टर्न द यू, क्या मतलब जो यू है ये वाला, साइड बेस क्रिएट्स एस इम्प्लीकेशन। अगर हम ये यू है, सन का जो यू है, अगर हम उसे साइड में कर लें तो ये क्या बन जाएगा? एस इम्प्लीकेशन एन, वेयर इन एस एंड एन स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे जो एस होगा वो सफिशिएंट कंडीशन के लिए होगा और जो एन होगा वो हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस के लिए होगा, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशंस गोज इन द प्लेस ऑफ एस, जो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होगी वो किधर जाएंगी? एस की जगह पे, और जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होंगी वो किधर जाएंगी? नेसेसरी एन की जगह पे। ये हमारा रूल भी हमें यही कह रहा है कि जो सफिशिएंट होगी वो एंटीसीडेंट होगी और जो नेसेसरी होगी वो कॉन्सिक्वेंट होगी। ये हमारे पास जो एस होता है वो हमारे पास, ठीक है। और हमने यही पढ़ा है कि ये जो इस साइड का होता है ये हमारे पास एंटीसीडेंट होता है और ये वाला हमारे पास क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट। ये हमारे पास ट्रिक हो गई। अब इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ताकि और क्लियर समझ आ जाए। Having flu is a sufficient condition for feeling miserable। ये हमारे पास फ्लू, ये एफ है और यहाँ से हमने ले लिया एम, miserable। अब देखिए तो sufficient कंडीशन क्या है? हैविंग फ्लू, तो हमने यहाँ पे एंटीसीडेंट की जगह हमने फ्लू को मतलब sufficient कंडीशन को डालना होता है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया एफ को। और miserable हमारे पास ये हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब देखें, हैविंग एयर टू ब्रेथ इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्वाइवल। ये हमारे पास क्या कंडीशन है? ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है और नेसेसरी कंडीशन को हम कहाँ पे डालते हैं? कॉन्सिक्वेंट में। इस वजह से हमने एयर में से ले लिया ए और ए को डाल दिया यहाँ पे, और अब जो कंडीशन बचेगी उसमें से हमने एस लिया और उसे हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है जी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर योर टाइम। इफ़ यू हैव, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।